स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी सर, वो नवंबर 24 में जो सीएफएस का क्वेश्चन आया था, एक बार ज़रा मीठा मीठा वो हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आओ फटाफट से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। उसके अलावा ये जो मैं सॉल्व कराऊंगा, इसका ये जो पीडीएफ है, दिस आई विल अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो आप जाओ, ज्वाइन करो, मजे उठाओ, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कंपलसरी क्वेश्चन था, 14 मार्क का आया था, पूरा सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, दो कंपनी है एच लिमिटेड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 24, ठीक है। अब दोनों कंपनी का डेटा दिया हुआ है अपने को, दैट इज ओके। नॉन करंट एसेट में पीपी है, फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट में सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन एस, ये जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है वो दिया हुआ है, तो इससे अपने को पीसी निकालने काम आएगा, राइट। इसी से हम पीसी निकाला करते थे, यस सर। उसके अलावा 100% डिबेंचर्स इन एस, बराबर। तो आपने कुछ डिबेंचर भी होल्ड करके रखे। ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको नवंबर 23 का एग्जाम क्वेश्चन करवाया था। तो जब पेरेंट सब्सिडरी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है तो वो इंटर कंपनी होल्डिंग है, दैट विल गेट एलिमिनेटेड। पेरेंट जब एलिमिनेट करेगा तो कॉस्ट पे एलिमिनेट करेगा, सब्सिडरी से नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पे एलिमिनेट करवाएंगे, डिफरेंस विल गेट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी। है, टेंशन मतलब करवाऊंगा। अगर किसी ने वो एडजस्टमेंट कर रखा है तो जो मैंने बोला समझा रहेगा, नहीं समझा मैं जब लिख के करवाऊंगा इजीली समझ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते उसके बाद बोला हुआ है इन्वेंट्रीज है। फाइनेंशियल एसेट में क्या बोला हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू फ्रॉम एस 160, मतलब ये भी इंटर कंपनी एलिमिनेशन में काम आएगा सर, यस। उसके बाद डिविडेंड रिसीवेबल, अगर ये डिविडेंड रिसीवेबल भी सब्सिडरी के साथ वाला एडजस्टमेंट है तो ये भी इंटर कंपनी एलिमिनेट हो जाएगा सर। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी है अपने पास, ठीक है। उसमें सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अदर इक्विटी अपने पास, फिर 13% डिबेंचर्स है अपने पास। अब ये डिबेंचर्स में से ही पेरेंट ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। पेरेंट ने कितने डिबेंचर होल्ड करके रखे, 1000 डिबेंचर्स, जो कि उसने खरीदे हैं 1500 लैक्स में, रुपीज इन लैक्स है। अच्छा, सब्सिडरी ने कितने डिबेंचर इशू किए उसका नंबर नहीं दिया हुआ है, सब्सिडरी ने कितने इशू किए वो नंबर मिसिंग है, बट सारे के सारे पेरेंट होल्ड नहीं कर रहे हैं, पेरेंट से 1000 होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, डोंट वरी, याद रखना डिबेंचर वाला एडजस्टमेंट है। उसके बाद फिर करंट लाइबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है, उसमें ट्रेड पेबल्स है ड्यू टू एच लिमिटेड 120। अब यहां कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। अगर ट्रेड पेबल देखोगे आप सब्सिडरी का, तो वो बोलता है मुझे एच को से 120 देना है, बट अगर आप एच से पूछोगे, एच बोलता है मुझे 160 रिसीव करना है। ये तो मिसमैच है ना सर। ऐसा सेम एडजस्टमेंट है ना आपके सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था सीएफएस में। सर सीए इंटर किसको याद है सर, अरे वो कैश इन ट्रांजिट चेक इन ट्रांजिट होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है, टेंशन मतलब, बड़ा सिंपल एडजस्टमेंट है। फिर डिविडेंड पेबल 400 का, देखो एक जगह डिविडेंड पेबल है, एक जगह डिविडेंड रिसीवेबल है, लग तो आपस का ही रहा है, देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अदर लाइबिलिटीज दिया हुआ, दैट इज ओके। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अपने को पता है ना सीएफएस अपन स्टेप्स में करते हैं, वैसे ही करेंगे अपन। फटाफट से इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमने एक्विजिशन किया, तो ये आपकी हो जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद बोलता है हमने कितना एक्वायर किया, 4000 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 3000 लाख इन इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स इन अदर इक्विटी। इसका मतलब जिस दिन अपन ने एक्विजिशन किया उस दिन सब्सिडरी का रिटेन्ड अर्निंग्स कितना था, सब्सिडरी का प्री वाला रिटेन्ड अर्निंग्स वाज 3000, तो पोस्ट में कितना जाएगा 2000, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अपन। उसके बाद बोला है एच एक्वायर्ड 80% ऑफ एस, मतलब अपना 80% है तो एनसीआई का 20% होगा, ठीक है। कितने में एक्वायर किया, 5800 लाख अपन ने पीसी में दिया है इन कैश। ये सेम अमाउंट हमको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखकर भी मिल जाता। इसका मतलब ये कि एसएफएस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट टू पीसी एंट्री मारी हुई है, सीएफएस में हम इस इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये पहला इंफॉर्मेशन बड़ा सिंपल है, अपने को ये मोस्टली स्टेप नंबर 2 आईएनए वाले पार्ट में काम आ जाएगा, पीसी में भी काम आएगा स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 में काम आ जाएगा। अरे याद है ना प्रोसीजर, स्टेप नंबर 1 अपन पीसी निकालेंगे, 2 आईएनए, 3 एनसीआई, 4 गुडविल, वैसा, ठीक है। तो मैं अपने क्लास फॉर्मेट में सॉल्व करवाऊंगा इसको, बट टेंशन मतलब आपने किसी और फॉर्मेट में सीख रखा है तो आपको कंसेप्ट तो समझ ही जाएगा। तो ये पहला है। दूसरा, फिर बोला हुआ है फॉलोइंग आर द चेंजेस इन बुक वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो बेसिकली फेयर वैल्यू चेंजेस दिया हुआ है। तो पीपी का बुक वैल्यू 2500, फेयर वैल्यू 2800, तो ये इंक्रीज इन आपका फेयर वैल्यू हो जाएगा, तो ये फेयर वैल्यू चेंजेस में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री में क्या बोला हुआ है, बुक वैल्यू 500 है, फेयर वैल्यू 200 है। तो इन्वेंट्री में आपको लॉस हुआ है, देखो पीपी में आपको गेन हुआ है, गेन कितने का है,
गेन अपने को है गेन स्लैश लॉस, लॉस नेगेटिव में लिख देंगे। पीपी में गेन 300 का है और ये पीपी में रेट भी दिया हुआ है तो उस पर एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आएगा, और इन्वेंट्री पे लॉस 300 का है। मजा आ गया सर, आ गया। तो ये आपके कौन से स्टेप में, अगेन स्टेप नंबर 2 में काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है एनसीआई इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन परचेज कंसिडरेशन। सर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये बोलता है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू निकाले कैसे? तो बोलता है पीसी का बेस लेके चल लेना। मान लो आपने पीसी में कितना दिया है 5800, कितने परसेंटेज के लिए? 80% के लिए। तो इफ फॉर 80% यू हैव गिवन 5800 तो 20% एनसीआई का वैल्यू कितना? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, वैसा सिंपल है ये। तो ये आपके स्टेप नंबर 3 एनसीआई में काम आ जाएगा। उसके बाद गुडविल इंपेयर हो गया, ये गुडविल इंपेयर हो गया तो कुछ नहीं, गुडविल कम करेंगे। अब ये गुडविल फुल वाला है कि पार्शियल वाला है? आपने सीखा था ना, जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता है तो गुडविल फुल होता है, याद दिखा रहा था ना मैंने आपको। एनसीआई अगर पीएसएन पे, पी फॉर पीएसएन है, पी फॉर पार्शियल गुडविल। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे, एफ फॉर फेयर वैल्यू, एफ फॉर फुल गुडविल, तो ये गुडविल का जो नुकसान है, एक तो गुडविल कम कर दोगे, दूसरा है नुकसान दो लोग बेयर करेंगे, पेरेंट और एनसीआई दोनों, बिकॉज ये आपका फुल वाला गुडविल इंपेयर हुआ है। तो ये आपके स्टेप नंबर 4 पे तो इंपैक्ट करेगा, पहला गुडविल कम हो जाएगा। सेकंड इंपैक्ट इसका रहेगा, थोड़ा एनसीआई के बैलेंस से कम करेंगे, थोड़ा पेरेंट के बैलेंस से कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 बोलता है एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ ₹200 lakhs टू एस लिमिटेड। तो ये आपका हो गया इंटर कंपनी, सॉरी इंटर कंपनी यूआरपी में काम आएगा, इंटर कंपनी तो ठीक है, यूआरपी में काम आएगा। ये यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट, किसने किसको बेचा? पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को, एच सोल्ड टू एस। तो किसके रिजर्व से कम करेंगे हम? होल्डिंग एच के रिजर्व से कम करेंगे। जिसने प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट किसने कमाया? एच ने कमाया ना, तो एच के प्रॉफिट से कम करेंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो 200 लाख के गुड्स बेचे एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, वो यूआरपी हम निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है। 50% ऑफ द गुड्स वर स्टिल लाइंग अनसोल्ड। यूआरपी पूरे गुड्स पे नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री पे एलिमिनेट होता है, तो जितना भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा उसका सिर्फ 50% एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। आगे S Limited issued a check of 40 lakhs in favor of H Limited as a part payment of the goods purchased from it. The check is not yet received by H. आपको याद है 40 लाख का मिसमैच था, है ना। एक जन बोलता है कि ट्रेड पेबल इज 120, एक जन बोलता है ट्रेड रिसीवेबल इज 160। तो ये 40 का डिफरेंस था चेक इन ट्रांसिट। अब इसमें होता क्या पता है? मान लो एस सब्सिडरी ने चेक भेज दिया एच को, ठीक है। अब एच ने वो जमा नहीं करवाया, या एच को अब तक वो चेक मिला नहीं है। ये पुराने जमाने की बात है, जहां चेक भेजते थे तो 3 दिन लगते थे चेक पहुंचने में, ठीक है। तो एस ने जब चेक भेज दिया तो एच ने तो अपना ट्रेड पेबल कम कर दिया रहेगा ना। वो बोला मेरे को देना 160 था, बट 40 का मैंने चेक भेज दिया, तो अब मुझे 120 देना है। तो एस बोल रहा है कि मेरे को देना 120 है एच को, क्योंकि आफ्टर गिविंग द चेक। बट एच बोलता है अरे हमका तो चेक ही नहीं मिला, हमको तो अभी भी 160 लेना है। तो इस चेक इन ट्रांजिट का क्या करना है? कुछ नहीं, हम ऐसा बोलते हैं कि आपका इंटर कंपनी 120 बचा है ना, आपका इंटर कंपनी 120 बचा है। उसके अलावा हम ट्रेड रिसीवेबल से 40 लाख माइनस करके सीसीई में ऐड कर देंगे। एक तरीके से आप ऐसा मान लो, इसको भी यही बोलना चाहिए कि 120 इज ड्यू, ठीक है। ऑफकोर्स चेक मिला नहीं है इसको, तो वो क्या करेगा? वो 40 का अमाउंट इसके ट्रेड रिसीवेबल से कम कर वो कहां ट्रांसफर करेगा? वो अपने कैश इन ट्रांजिट में ट्रांसफर करेगा, दैट इज कैश इन कैश इक्विवेलेंट। सॉरी, पेरेंट कैश से कम करके अपन ट्रांसफर करेंगे इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ऐसा मान लेना 40 का आपको चेक मिल चुका है, ऐसा मान लेना। तो चेक मिल चुका है मतलब ट्रेड रिसीवेबल, इट इज नो मोर ट्रेड रिसीवेबल, तो वहां से निकालकर सीसीई में डाल देना, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सा एडजस्टमेंट है, कुछ है नहीं इतना। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला भी आपका हो जाएगा, चेक वाला भी आपका हो जाएगा। फिर आता है 7th एडजस्टमेंट, मजेदार एडजस्टमेंट। डिविडेंड पेएबल रिप्रेजेंट्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। एच क्रेडिटेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एस टू इट्स प्रॉफिट। तो ये जो डिविडेंड पेएबल है ना, एक के बुक्स में डिविडेंड पेएबल 400, एक के बुक्स में रिसीवेबल 320, ये आपस का एडजस्टमेंट है। प्लस डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है हम स्टेप 2 के अंदर भी तो करते हैं। अब उसने सर हमको ऐसा बोला है कि डिविडेंड दिया है फ्रॉम प्री एक्विजिशन। अरे तुम प्री एक्विजिशन से दो कि पोस्ट एक्विजिशन से दो, जो डिविडेंड एडजस्टमेंट मैंने क्लास में सिखाया है ट्रीटमेंट वैसे ही होने वाला है। मैंने आपको बार बार बोला था। हाँ, एक नवंबर 23 का क्वेश्चन था जिधर आईसीएआई ने थोड़ा सा इनकरेक्ट ट्रीटमेंट लिया था डिविडेंड का, उसको छोड़ के बाकी हर जगह डिविडेंड का ट्रीटमेंट सही लिया हुआ है। तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, अपन पोस्ट में एड बैक करते हैं। उसके बाद डिविडेंड कहां से लेस करना होता है? पेरेंट के अपन अदर इक्विटी से लेस करेंगे, पेरेंट का शेयर, एनसीआई का शेयर एनसीआई के बैलेंस से कम करेंगे। बस वही ट्रीटमेंट है जो अपन ने सीखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ऑफकोर्स मैं मान के चल रहा कि आपने सीएफएस पहले पढ़ रखा है, मालूम बड़ा सीएफएस पढ़ा नहीं तो समझेगा नहीं। एनीवेज,
प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ग्रुप एज अ 31 मार्च 24। चलो फटाफट से अपन करेंगे, इसके स्टेप्स वगैरह बनाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाया मत करो इसमें, टेंशन लगे, स्टेप्स फॉलो करना शुरू करो। तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और कुछ कुछ जो अच्छे एडजस्टमेंट है, जैसे चेक वाला एडजस्टमेंट है, उसके अलावा जो डिवेंचर इंटर कंपनी डिवेंचर होल्डिंग का एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं अलग से आपको वर्किंग नोट दे दूंगा, ठीक है। तो अपन कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। आ जाओ, सबसे पहला है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? पीसी, परचेज कंसिडरेशन फॉर 80%। कितना है? इट इज 5800। इट इज हाउ मच? 5800। उसके बाद स्टेप नंबर 2 दैट इज I&A, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ठीक है। I&A किसका चाहिए होता है हमको? सब्सिडरी का चाहिए होता है। I&A में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी का कितना है? फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ कितना है? इट इज आई गेस 4000, बराबर। अच्छा गाइज, मुझे पता आपका टाइम का कंस्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आपको कभी भी लगे ना तो यू कैन ऑलवेज पॉज एंड रिवाइंड एंड सी। उसके बाद अपन अदर इक्विटी बांटेंगे एस का, ठीक है। अदर इक्विटी करेंगे। अदर इक्विटी का अपन क्या करते हैं? प्री और पोस्ट। प्री मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन तक का बैलेंस, दैट इज 1 अप्रैल 23, तो मैंने वो ले लिया। पोस्ट में फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, मतलब पोस्ट में 12 महीने का आना चाहिए, ठीक है। क्या हमारे पास डे 1 का प्री वाला बैलेंस है? यस, हमारे पास ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ था, इट वाज आई गेस 3000 विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा आपका? ड्यूरिंग द ईयर इट विल बी हाउ मच? 2000। उसके बाद आपको याद रहेगा, तो इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट जो करते हैं वो डिविडेंड का ही करते हैं। तो डिविडेंड का अमाउंट कितना है? सब्सिडरी करेगा एडबैक डिविडेंड, डिविडेंड बाय सब्सिडरी। अब कितना एडबैक करेगा? सब्सिडरी 100% एडबैक करेगा। फिर जितना पेरेंट का रिस्पेक्टिव शेयर है वो पेरेंट के रिजर्व से कम करेंगे, जितना एनसीआई का रिस्पेक्टिव शेयर है वो एनसीआई के बैलेंस से कम करेंगे। तो सब्सिडी ने डिविडेंड दिया कितना था? तो डिविडेंड पेबल आपको बैलेंस शीट से मिलेगा 400 का, ठीक है, ध्यान रखना। तो पूरा 400 एड बैक करना। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। चलो, तो टोटल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 2400। सर टाइम एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? देखो, टाइम एडजस्टमेंट यहां नहीं आएगा। टाइम एडजस्टमेंट कब आता है? जब आपको ये प्री की डेट मान लो जुलाई में होती, अक्टूबर में होती और आपके पास बैलेंस अप्रैल का होता, तो आता टाइम एडजस्टमेंट। यहां टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा जो एड लेस टाइम एडजस्टमेंट करते हैं वो इधर नको। उसके बाद अपन करेंगे फेयर वैल्यू चेंजेस। अब फेयर वैल्यू चेंजेस अपन निकाल चुके ना ऑलरेडी। पीपी की वैल्यू कितने से बढ़ी थी? तो मैं बोलूंगा इंक्रीज इन पीपी, इट वाज बाय 300। अभी देखो टैक्स रेट नहीं दे रखा है, टैक्स रेट देता तो डिफर्ड टैक्स भी आ जाता। अच्छा, पीपी की वैल्यू बढ़ी तो एक्सेस डेप भी होगा। रेट दे रखा है आपको 10% का, तो इसी गेन पे आप डायरेक्टली 10% निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो गेन ऐड करना लेस एक्सेस डेप्रीसिएशन, ठीक है। 300 का आप ले लेना, सीधा सीधा 10%। कितने समय का निकालू? जितने पोस्ट में समय है। तो पोस्ट में 12 मंथ्स है, तो 12/12 करो, नहीं लिखने की जरूरत है वैसे ये, ठीक है। तो पोस्ट में आपका 30 से आप लेस कर दोगे। उसके अलावा और क्या था? इन्वेंट्री पे लॉस हुआ था, डू यू रिमेंबर? इन्वेंट्री पे देयर वाज अ लॉस 300 का, तो 300 का लॉस लेस कर देना। फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेंटरी, ठीक है। तो यार क्या फायदा? पीपी पे 300 का गेन हुआ, इन्वेंट्री पे लॉस हुआ, नेट इफेक्ट हुआ, नील हो गया, मजा ही नहीं आया। चलो, तो कितना हो जाएगा ये? 3300, ये तो 3000 ही रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा पोस्ट वाला? 2360। अब प्री वाला कहां जाएगा? वो टोटल आईएनए में जाएगा। याद है सिखाया था टोटल आईएनए लिखा करो। इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री वाला। इक्विटी कैपिटल कितना है आपका? 4000। प्री वाला कितना है? 3000। टोटल कितना हो जाएगा? 7000। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 2360? ये बटेगा बिटवीन एच लिमिटेड एंड एनसीआई। एच को मिलेगा 80%, एनसीआई को मिलेगा 20%। तो कितना जाएगा एच को? 2360 इंटू 80% विल गिव मी, अच्छा 2370, हाँ सॉरी नॉट 60, 70 सर, लिटिल हाँ। 2370 इंटू 80% दैट इज 1896 एंड तो 2370 इंटू 20% 474। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस। अच्छा, एच का जो शेयर है वो अपन स्टेप 5 कंसो अदर इक्विटी में ऐड करेंगे, और एनसीआई का जो शेयर है वो अपन स्टेप 3B मतलब ईयर एंड वाला एनसीआई में ऐड करेंगे। ईयर एंड का जो एनसीआई है वो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, हो सके ना मेरे साथ लिख के फटाफट कर लो प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। फिर आपका आएगा स्टेप नंबर 3 एनसीआई। एनसीआई सबसे पहले फेयर वैल्यू मेथड पे निकालना है।
सर कैसे कंप्यूट करेंगे? उन्होंने हिंट दिया था कि पीसी के बेसिस पे, जैसे जिस तरीके से पीसी दिया है उस रेशियो में। तो आपने 5800 का पीसी दिया है फॉर हाउ मच? 80%। तो 20% का एनसीआई कितना? बेसिकली आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। तो 5800 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 विल गिव मी 1450। 1450। उसके बाद आपको लेना है एनसीआई ऑन ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड का एनसीआई कैसे पकड़ोगे? ओपनिंग ले लेना 1450। उसके अलावा आप ऐड करोगे जो भी पोस्ट एक्विजिशन शेयर एनसीआई का। कितना है पोस्ट एक्विजिशन? 474। उसके अलावा एक चीज आप पक्का भूलोगे, दैट इज डिविडेंड। याद है ना, 400 में से 20% तो एनसीआई में से कम करेंगे, तो 80 एनसीआई में से कम करेंगे। उसके अलावा एक और चीज आएगी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा तो समझा रहेगा, दैट इज गुडविल इंपेयरमेंट। क्योंकि फुल गुडविल है, दो लोग लॉस बेयर करेंगे ना, तो कितना रहेगा गुडविल इंपेयरमेंट? चलो गुडविल इंपेयरमेंट के लिए जगह छोड़ देता हूं मैं, अमाउंट बाद में निकाल लूंगा। ठीक है, वैसे तो आप सिंपली निकाल सकते हो, बट ठीक है, ये फुल गुडविल इसलिए लेगा इंपेयरमेंट लॉस, वरना बेयर नहीं करता। एनीवेज अपन अमाउंट बाद में लिखेंगे। फिर आएगा स्टेप नंबर 4, दैट इज गुड्डू स्लैश जीबीपी। बराबर, गुड्डू कैसे कंप्यूट करोगे? फटाफट से, पीसी कितना है 80% का 5800 प्लस एनसीआई। अब है ना, इसमें आप सब लोग क्या मिस्टेक करोगे पता है? एनसीआई डे 1 का लेना है, ईयर एंड वाला नहीं। तो एनसीआई वॉज 1450, लेस करोगे आईएनए 100%। सर आईएनए कैसे मिलेंगे? बेटा स्टेप 2 में ये तो ढूंढा है अपन ने, तो कितना हो जाएगा? आईएनए 7000 आप लेस करोगे। गुडविल मेरे ख्याल से आपको मिलेगा गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, यू विल गेट एस 250। अब यही तो गुड्डू इंपेयर हुआ है, तो बोलना लेस, मेला प्याला प्याला गुड्डू इंपेयर हो गया, लेस गुडविल इंपेयरमेंट। ठीक है, 100 का इंपेयरमेंट था। अब मैं इसी इंपेयरमेंट की बाजू में रफ में दे रहा हूं जर्नल एंट्री। तो एक तो आपका गुडविल कम हो गया, तो बोलना 2 गुडविल 100। डेबिट करोगे एक तो एनसीआई, कितना भी रेशियो एनसीआई का 20% है, तो 20 एनसीआई, और बाकी जो पेरेंट का हिस्सा है वो कंसो अदर इक्विटी में जाएगा 80। ठीक है, तो जो एनसीआई पेंडिंग था उसमें आप 20 लेस कर देना। ठीक है, एनसीआई भी कैलकुलेट कर लेते और गुडविल भी निकाल लेते। आ जाओ, तो एनसीआई रहेगा 1450 प्लस 474 प्लस सॉरी माइनस 80 माइनस 20, दैट इज 1824। ठीक है, गुड्डू कितना रहेगा मेरा? गुड्डू रहेगा मेरे ख्याल से 150। दिस इज गुडविल ऑन ईयर एंड, दिस इज गुडविल ऑन ईयर एंड। मजा आ गया सर, फील ही आ गई। चलो आगे बढ़ जाएंगे, स्टेप नंबर 5। फटाफट अभी होने वाला है। चलो, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। ठीक है, कैसे करेंगे ये? सबसे पहले इसमें लेना पेरेंट का अदर इक्विटी। जल्दी से देख के बताओ पेरेंट का अदर इक्विटी कितना है मुन्ना लोग? पेरेंट का अदर इक्विटी, तो पेरेंट का अदर इक्विटी है 16320। तो मैं लिख लेता हूं, इट इज 16320। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देंगे। सबसे पहले इसका जो पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा है वो ऐड कराओ। पोस्ट एक्विजिशन कितना है? 1896, तो बोला 1896। उसमें लेस करना जो भी डिविडेंड, याद है डिविडेंड 80% इसका है ना, तो 400 का जो 80% है दैट इज 320, वो हम लेस करेंगे। उसके अलावा लेस करना आप गुडविल इंपेयरमेंट। हमने अमाउंट निकाल रखा है, कितना लेस करना है? यस सर, 80 हमको लेस करना है। सबको यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब 2-3 चीज आप भूल जाओगे, उसके लिए एक बार एडजस्टमेंट फटाफट से गो थ्रू कर लो। ठीक है, मेरे को याद है बट मुझे आपको याद दिलाना है। सबसे पहले अपन जो डिबेंचर कैंसिल करेंगे, डिबेंचर कैंसिल करना ना अपने को, उस पे जो लॉस आएगा वो भी जाएगा अदर इक्विटी में। अभी देखो डिबेंचर वाला एडजस्टमेंट नहीं आता है ना, तो एक बार नवंबर 23 का पेपर भी देखना। ठीक है, और ऐसा एडजस्टमेंट इंटर में होता था डिबेंचर कैंसिलेशन वाला। एनीवेज, ये हमारा हो चुका। चेंजेस इन फेयर वैल्यू हम ले चुके। ठीक है, एनसीआई का दिक्कत नहीं, गुडविल इंपेयर हम ले चुके। हाँ, यूआरपी भी तो कम करना है, यूआरपी तो 2 चीज बचा है। ठीक है, उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं, चेक वाला नहीं, डिविडेंड पेबल वाला नहीं। ठीक है, तो 2 चीज बचा है, एक यूआरपी और एक अपना डिबेंचर लॉस। तो एक काम करता हूं ना, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बना रहा हूं 3-4 लाइन छोड़कर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा वर्किंग नोट। सबसे पहले यूआरपी का कर लेते हैं। यूआरपी में डेटा क्या बोलता है सुनो, एक बार ध्यान से पढ़ो। यूआरपी वाले को बोलता है एच सोल्ड गुड्स वर्थ 200। जब एच बेच रहा है तो 200 लाख के उसने गुड बेचे, मतलब 200 लाख से तक कॉस्ट प्राइस। आधा लोग कंफ्यूजन ये रहता है कि ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है। देखो, अगर ये बोलता ना कि एस के इन्वेंट्री में इतने गुड्स बचे, मतलब वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से। अगर ये बोला ना एच ने ये गुड्स बेचे, तो एच जब बेच रहा है तो एच की कॉस्ट इतनी है, फिर बेचा उसने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, तो ये कॉस्ट के हिसाब से। अच्छा, मार्जिन क्या बोलता है? 20% ऑन सेल्स। ठीक है,
चलो आ जाओ फटाफट यूआरपी वाला कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब बचपन याद है क्या, प्रॉफिट मार्जिन जिस पे भी दिया हुआ है उसको 100 मान लेने का। जैसे 20% ऑन सेल्स है तो सेल्स 100 रहेगा, प्रॉफिट 20 रहेगा, तो आपका कॉस्ट कितना रहेगा 80 मान लेना। अब आपके पास जो 200 है वो कॉस्ट, तो आप प्रॉफिट निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई मार के, ठीक है, तो प्रॉफिट आएगा 50 का। बट आपके अनसोल्ड गुड्स कितने, अनसोल्ड है 50%, तो यूआरपी एलिमिनेशन कितने का होगा, पूरे 50 का एलिमिनेशन नहीं होगा, जितना भी प्रॉफिट है उसमें जो अनसोल्ड गुड्स है सिर्फ उतना ही परसेंटेज एलिमिनेट करोगे, दैट इज 25 का यूआरपी एलिमिनेट होएगा। एंट्री विल बी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, या ऐसे बोलेंगे एक्चुअली, एंट्री इज कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इन्वेंट्री। अब एक तो इन्वेंट्री आप कम करोगे, दूसरा क्योंकि ये प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया था, दिस इज अर्न्ड बाय पेरेंट। मैंने बोला था ना हमेशा चेक करना कमा कौन रहा है, पेरेंट ने कमाया तो पेरेंट के अदर इक्विटी से कम करेंगे। सर अगर सब्सिडरी कमाता तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले कॉलम से कम करते। 25 एक मैं बैलेंस शीट में इफेक्ट ले लूंगा, सेकंड मुझे यहां से भी कम करने की जरूरत है, तो ये मैं भूलूंगा इसलिए रेड में लिख रहा हूं, यूआरपी एलिमिनेशन, दैट इज हाउ मच 25। एक ये हो गया। दूसरा खास इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अगर एग्जाम में काफी बच्चों ने मिस्टेक की तो इसी में मिस्टेक की होगी, दैट इज डिबेंचर कैंसलेशन। डिबेंचर कैंसलेशन सुनना, अब अगर आपको नहीं आता तो वापस समझा रहा हूं। जो बंदा डिबेंचर होल्ड कर रहा है उसके लिए डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, तो डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट वो कॉस्ट पे कैंसिल होगी। मान लो आप 1500 डिबेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, इट इज 1500। कैसे मालूम पड़ा सर कॉस्ट, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया 1500, 1500 लैक्स है, लैक्स रुपीज आर इन लैक्स, हाँ जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, रुपीज आर इन लैक्स, तो मैं लिख रहा हूं इसकी कॉस्ट है 1500। अच्छा, इस डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, अच्छा आपके पास 1500 सॉरी 1000 डिबेंचर्स है, रियली वेरी सॉरी सर, रात को लिटिल या 1000 डिबेंचर्स, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 1500। नाउ व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस, हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, सब्सिडरी का आपको डेटा में मिलेगा, जब सब्सिडरी का लायबिलिटी दिया हुआ है तो बोला डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है, ठीक है। तो अब इधर मजेदार पार्ट क्या है कि अगर आपको नॉमिनल वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे 100 रुपीज का फेस वैल्यू इंटू 1000 डिबेंचर विच विल गिव यू 1 लाख, और ये 1500 भी लैक्स में है, मतलब जो डिबेंचर आपने खरीदा 1500 का उसकी नॉमिनल वैल्यू सिर्फ 1 लाख है। अब आधे बच्चे जब एग्जाम में करेंगे तो डर जाएंगे ना यार इतना भयंकर लॉस, क्योंकि जब मैं अब इसकी एंट्री मारूंगा तो देखो मैं एंट्री कैसे मारूंगा, जो डिबेंचर लाइबिलिटी है वो मैं करूंगा डेबिट 1 रुपया, बिकॉज दिस विल गो आउट एट नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा ना थोड़ा फ्रेमिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया मेरे को लग रहा है वो, लेकिन अभी जो भी है यही है। टू, जो डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है वो अपनी कॉस्ट पे एलिमिनेट होएगा 1500, वो अपनी कॉस्ट पे क्या होएगा एलिमिनेट। सर डिफरेंस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी डेबिट 1499, दिस इज नथिंग बट लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स, बराबर, मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे बाहर जाएगी, लाइबिलिटी नॉमिनल वैल्यू पे बाहर जाएगी, डिफरेंस अदर इक्विटी। नहीं आता तो ये एडजस्टमेंट प्लीज ध्यान रखना। इसके इफेक्ट कहां जाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटी 1 रुपए से कम करना, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट 1500 का पूरा हटा देना, और अदर इक्विटी में अभी 1499 हमको डेबिट करना है, डेबिट मतलब लेस करना है, तो मैं यहां लिखूंगा लेस लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर 1499। अभी क्वेश्चन में कोई जान नहीं बची है, फटाफट से देख लो। 16320 प्लस 1896 प्लस सॉरी माइनस 320 माइनस 80 माइनस 25 माइनस 1499 विच विल गिव यू 16292 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, यस 16292। सबको समझा गया वाला पार्ट हीरो लोग, ये डिवेंचर इंटर कंपनी डिवेंचर वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये यूआरपी वाला पार्ट। अब क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैंने बैलेंस शीट बना रखी है आपके लिए, मैं फटाफट से बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा, बट आई वुड सजेस्ट मैंने टाइम सेविंग के लिए आपका बना रखा है, क्योंकि मुझे पता है आप 2x 1.5x पे देख रहे हो, है ना, बैलेंस शीट वाला पार्ट आप आगे करने वाले हो, तो फटाफट से मेरे साथ देख लो ताकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बैलेंस शीट खुद से प्रैक्टिस करना फटाफट से, ठीक है। आ जाओ, अब बैलेंस शीट अपन बनाएंगे एच लिमिटेड की, सुन लो 1 by 1 जाके, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले जो भी एच और एस का
पीपी है वो लिखोगे, उसमें जो फेयर वैल्यू गेन है वो ऐड करोगे और एक्सेस डेप्थ लेस करोगे। ये आप कारनामा करोगे पीपी के लिए। देखो पीपी मैंने यही किया हुआ है, एच और एस का मैंने लिखा हुआ है पीपी, फेयर वैल्यू गेन हटा दिया और एक्सेस डेप्थ, सॉरी फेयर वैल्यू गेन ऐड किया, एक्सेस डेप्थ हटा दिया है मैंने, तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अगला चीज जो इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, दिस इन्वेस्टमेंट, ये एलिमिनेट हो जाता है। उसके अलावा ये डिवेंचर भी अपन ने कैंसिल किया, तो दिस विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड, तो ये 1 रुपया भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा एक चीज आप भूलते हुए, गुडविल। गुडविल नॉर्मली नॉन करंट असेट में आता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, तो वो भूल मत जाना, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इधर फटाफट से देख लो। तो ये पीपी हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। फिर इन्वेंट्री में चलो डायरेक्टली यहां ही देख लो, ये एच की इन्वेंट्री है, एस की इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री में 2 एडजस्टमेंट था, एक तो यूआरपी हटाना था, उसके अलावा पता है इन्वेंट्री पे फेयर वैल्यू लॉस भी था, तो वो भी हटाया, तो मेरी इतनी इन्वेंट्री बची, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं ट्रेड रिसीवेबल में आया, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या है, ये एच का और एस का दोनों का लिखा। फिर मैंने क्या बोला था, 160 में से 120 ही इंटर कंपनी मानो, तो मैंने 120 यहां से हटा दिया, और 40 का इंटर कंपनी नहीं मानना, 40 का यहां से हटा के सीसीई में डाल देना। देखो 40 का ट्रेड रिसीवेबल से निकालकर सीसीई में डाल देना। ये चेक इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट होता है। अगर आपको लगता है, एक सेकंड ना, अगर आपको लगता है, आ जाएगा टेंशन मतलब उसका, हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी भी अमाउंट में एक ऐसा अमाउंट जुड़ा हुआ है जिसका चेक अपने को आना बाकी है, तो वहां से अमाउंट हटा देना और उसको चेक वाले जगह पे सीसीई में डाल देना। एकदम सिंपल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये प्रैक्टिस अच्छे से करना। उसके बाद डिविडेंड रिसीवेबल है। अब डिविडेंड रिसीवेबल जो पेरेंट का है, दैट इज ऑल्सो इंटर कंपनी ना, दैट विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। तो पेरेंट का 320 जो है वो पूरा सब्सिडरी से आने वाला था, तो 320 यहां से निकलेगा, और सब्सिडरी भी डिविडेंड पेएबल में 320 ही हटाएगा, 80 यहां दिखेगा। नाउ यू विल से सर वो 80 भी तो एनसीआई का ही है ना। अरे लेकिन एनसीआई का जो एडजस्टमेंट है, जैसे अपन जो बैलेंस शीट है पेरेंट की बना रहे, पेरेंट की बैलेंस शीट में डिविडेंड रिसीवेबल दिख रहा है, तो उसके अगेंस्ट सब्सिडरी कैन एलिमिनेट। ये एनसीआई की बैलेंस शीट नहीं है जो जहां से आप एलिमिनेट करोगे, ये चीज ध्यान रखना। तो जब बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल और रिसीवेबल एलिमिनेट होएगा, तो वो सिर्फ पेरेंट के शेयर जितना होएगा। लेकिन जब स्टेप 2 आईएनए कर रहे हैं, आईएनए, तो वहां डिविडेंड पूरा 400 का हटाया, एनसीआई से हटाया, पेरेंट से हटाया। देखो डिविडेंड के 2 अलग चीज है, एक वो जो स्टेप नंबर 2 में हटाया, मतलब स्टेप नंबर 2 में पोस्ट में एडबैक किया, पेरेंट का हटाया, एनसीआई का हटाया, वो एक चीज है। सेकेंड है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दिख रहा है, डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड पेएबल, वो सिर्फ जितना पेरेंट का शेयर है वो एलिमिनेट होता है, ध्यान रखना। तो वो आपका यहां से हो जाएगा। उसके बाद सीसी में कुछ नहीं, पेरेंट और सब्सिडरी का है, और कैश इन ट्रांजिट मैंने ऐड किया हुआ है। फिर आएगा इक्विटी लायबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का आता है, ओनली एच, जस्ट रिमेंबर दिस। उसके अलावा अदर इक्विटी में दिमाग मत लगाना, स्टेप नंबर 5 उसी के लिए किया था। एनसीआई में दिमाग मत लगाना, ईयर एंड का एनसीआई ऑलरेडी स्टेप नंबर 3 बी में ढूंढ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका 13% डिवेंचर, ये इंपॉर्टेंट है। जो डिवेंचर की लायबिलिटी है, डिवेंचर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से दिख रही है एक जन के बुक्स में, वो है सब्सिडरी के बुक्स में, बट इसमें से याद है एक का नॉमिनल वैल्यू एलिमिनेट किया है ना, वो ध्यान रखना प्लीज। इसमें डिवेंचर में लोग क्या फंसते पता है क्या, वो बोलते हैं सर असेट तो 1500 से कम हुआ, लायबिलिटी सिर्फ 1 रुपये से कम हुई। अरे वो बाकी 1499 अदर इक्विटी से कम किया ना अपन ने, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेएबल है, पेरेंट का सब्सिडरी का इंटर कंपनी हटा दिया है। डिविडेंड पेएबल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, सिर्फ पेरेंट वाला शेयर हटेगा बैलेंस शीट से, बाकी अदर लायबिलिटी एज इट इज कॉपी करना। 348758 शुड टैली। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट वाला पार्ट मैं आपके लिए पहले से करके लाया ताकि आपका यहाँ मैं समय बचा सकूं, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। एक बार मैं आपको दिखा दूं, हमने सारे एडजस्टमेंट कवर किए क्या, फटाफट से एडजस्टमेंट के रिवीजन करवा रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट कुछ नहीं, डेट ऑफ एक्विजिशन और आपको पीसी दिया हुआ था। सेकंड एडजस्टमेंट में फेयर वैल्यू का इफेक्ट दिया हुआ है, उसमें एक्सेस डेप वाला पार्ट अच्छा था। उसके बाद एनसीआई फेयर वैल्यू पे निकालना बड़ा सिंपल है। गुडविल फुल है, फुल क्यों, क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे इंपेयरमेंट अपन ने गुडविल से कम किया और पेरेंट एनसीआई दोनों में बांट दिया। उसके बाद यूआरपी है, यूआरपी का प्रॉफिट कमाया था पेरेंट ने, तो पेरेंट के अपन ने रिजर्व से कम किया और अपन ने बैलेंस शीट में इन्वेंटरी से कम कर दिया। उसके बाद चेक इन ट्रांजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक इन ट्रांजिट को ऐसा मान लो जिधर भी चेक पड़ा है वहां से हटाओ और सीसीई में डाल दो वैसा। उसके बाद है डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि आउट ऑफ प्री दिया, आउट ऑफ पोस्ट दिया, कोई नहीं, एडजस्टमेंट स्टिल रिमेंस द सेम। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन खत्म। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस क्वेश्चन में तकलीफ हुई थी, और ये पीडीएफ में डालो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रख लो, आपके लिए बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आते हुए चलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके अटेम्प्ट के लिए वैसे भी काफ़ी सारे रिविजन्स, ऑलमोस्ट ऑल रिविजन्स आर ऑलरेडी देन ऑन यूट्यूब। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, जाके देखो, एंजॉय करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।